हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो कल जैसे कि हमने एल्केन शुरू किया था, एल्केन हमने प्रिपरेशन देख लिए थे। आज हम उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट्स इट्स फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी? C1 to C4 are gases. C1 to C4 means C1 means methane, C2 means ethane, C3 means propane and C4 means butane. These four are gases. And as we see, pentane has three isomers. Pentane के तीन isomers होते हैं, N-pentane, isopentane और एक न्यू पेंटेन। पहले दो आइसोमर्स जो कि N-pentane और isopentane है, ये तो लिक्विड्स हैं, लेकिन न्यू पेंटेन C1 से C4 की कैटेगरी में आता है, ये गैस है। C5 से C17 कलरलेस लिक्विड्स हैं। C5 में पेंटेन भी आता है बट न्यू पेंटेन नहीं आता। अब C17 से जितने भी होंगे हायर एल्केन्स वो वैक्सी सॉलिड्स हैं। एल्केन्स आर लाइटर देन वाटर। प्रॉपर्टीज याद करनी है एल्केन की, बहुत अच्छे से पूछी जा सकती है। द डेंसिटी ऑफ एल्केन्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट। जैसे कि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा, हमारा डेंसिटी एल्केन्स की बढ़ती जाएगी। C1 से Cn की तरफ जैसे ही अपन मूव करेंगे, हमारी डेंसिटी एल्केन की बढ़ती जाएगी इस ट्रेंड में। एल्केन्स बीइंग नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म। सो व्हाट दिस लाइक मीन्स, आई होप you all would have listened of like theory or like dissolves like. तो what is like dissolves like? जैसे कि नॉन पोलर होता है वो नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होता है, और जो पोलर होता है वो पोलर में ही डिसॉल्व होता है। मींस लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो एल्केन्स क्या है? नॉन पोलर है, तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्वेबल होंगे। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? बेंजीन नॉन पोलर होता है, ईथर नॉन पोलर होता है, क्लोरोफॉर्म अपनी नॉन पोलर होती है। हाइवर दे आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। सही बात है, नॉन पोलर में सॉल्युबल नहीं होगा, तो मतलब एल्केन्स वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। देयर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट। एल्केन्स की सॉल्युबिलिटी कम होती है जैसे कि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल टूटेगा नहीं इजीली, और मॉलिक्यूल टूटेगा नहीं और मॉलिक्यूल सॉल्युबल भी नहीं होगा, क्योंकि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने के कारण अपनी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। और हमें पता है कि डेंसिटी अपनी बढ़ती है एल्केन्स की, जैसे अपन का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, तो डेंसिटी बढ़ी, अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ा, तो अपनी सॉल्युबिलिटी कम हो गई। अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट फॉर n एल्केन्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर n एल्केन्स। मींस अगर n एल्केन्स की बात करें, n मतलब जिसमें कोई भी ब्रांचेस ना हो, अगर उन एल्केन्स की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड अपन सीधे बता सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट से। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा, और जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम। रिलेटिवली अपन कंपेयर कर सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं। वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या फिर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो भी होता है, वो अपने मॉलिक्यूलर वेट और सरफेस एरिया पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का हमें यहाँ पे यूज क्यों पड़ा? क्योंकि जो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही अपना बॉइलिंग पॉइंट डिटरमाइन करता है। मींस बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी अपना ज्यादा होगा। और वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपना डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट पे और सरफेस एरिया पे। जो भी फैक्टर डोमिनेट कर रहा होगा उस फैक्टर के अकॉर्डिंगली हम बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। अगर मॉलिक्यूलर वेट अपना डोमिनेट कर रहा होगा सरफेस एरिया को, तो मॉलिक्यूलर वेट से डिसाइड होगा, और अगर सरफेस एरिया डोमिनेट कर रहा होगा तो सरफेस एरिया से डिसाइड हो रहा होगा। हम क्वेश्चंस में देखेंगे आगे। बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ साइड चेन्स। इसका मतलब क्या है? साइड चेन्स मतलब ब्रांचिंग कर दी किसी मॉलिक्यूल की। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं, अच्छी समझ में आएगा। अगर हमारे पास
कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेट्स से दिस कार्बन 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 कार्बन, दिस इज ब्यूटेन, इसी का आइसोमर ले लेते हैं हम, कार्बन 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 another carbon. So means at this carbon it is branched, means at the middle carbon this thing is branched, this thing is branched with this carbon, and this thing is an N-butane and this is an isobutane. So what is the thing? This thing is branched, so this branching decreases the surface area. Why branching decreases the surface area? क्योंकि जिस भी कंपाउंड में ब्रांचिंग होती है वो अपना शेप स्फेरिकल शेप के जैसा बना लेता है, और स्फेरिकल शेप का अपन जानते हैं मैथ्स में कि सबसे लेस सरफेस एरिया होता है। तो लेस सरफेस एरिया मतलब वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब कम होना मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया। तो मतलब इन दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? इसका। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि हमें पता है दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, तो डिटरमाइन कौन करेगा? सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है और इसका कम है। तो पढ़ लो इस लाइन को, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ साइड चेन्स, मतलब साइड चेन जितनी ज्यादा होती जाएंगी उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया कम हो रहा है। बिकॉज इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ साइड चेन रिजल्ट्स इन द स्फेरिकल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, एंड स्फेरिकल शेप हैज लेस सरफेस एरिया, due to which van der Waals force of attraction decreases and boiling point also decreases. Example ले लेते हैं, pentane, hexane, heptane. This is simply the case of boiling point is directly proportional to molecular weight for N alkanes. These three are N alkanes, and we know heptane has the highest molecular weight in this, so it has highest boiling point, then hexane, then pentane. Now second interesting example, N-pentane, isopentane, neopentane. तो इसमें क्या होता है? N-pentane तीनों का मोलिकुलर वेट सेम है, डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या होगा? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया से हम डिटरमाइन करेंगे। वी नो कि इसमें सबसे ज्यादा ब्रांचिंग होती है नियोपेंटेन में। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? C, और इसमें C एक दो ऐसे और ऐसे, ये अपना न्यू होता है। अगर ये अपन अपनी स्ट्रेट चेन मान ले तो इसके ऊपर कितनी ब्रांचेज हो गई? एक ब्रांच हो गई और एक ये दूसरी ब्रांच हो गई। वहीं अपन आइसोपेंटेन की बात कर लें, अगर आइसोपेंटेन में 2 3 4, अगर अपनी स्ट्रेट चेन ये हो गई तो आइसोपेंटेन में कितनी? अगर हम स्ट्रेट चेन इसको कंसीडर करेंगे, जो बिगेस्ट है उसी को कंसीडर की जाती है, तो अपनी एक ब्रांच हुई इसमें, तो सबसे ज्यादा ब्रांचिंग इसमें, मॉलिक्यूलर वेट सेम है, और जिसमें सबसे ज्यादा ब्रांचिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा कम होगा। एन पेंटेन का सबसे कम है, इसमें एक ब्रांचिंग है और इसमें 0 ब्रांचिंग है। आई होप यू गॉट द पॉइंट, एंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस इजीली इन योर एग्जाम्स। एल्केन्स में जैसा कि हमें पता है कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड नॉन पोलर होता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर होता है लेकिन वीकली पोलर होता है, और कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन दोनों के पास स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। तो इन जो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं उनको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा नॉर्मल कंडीशंस में ब्रेक नहीं हो सकते। हाँ, माइल्ड कंडीशंस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन या फिर अपन बहुत ज्यादा टेम्परेचर देते हैं तो कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, बट वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे होता है। लेकिन एट नॉर्मल कंडीशंस दीज आर नॉट ब्रोकन बाय एसिड्स और ऑक्सीडेंट्स, किसी से भी ब्रेक नहीं होंगे। सबसे पहला रीजन है एल्केन की स्टेबिलिटी का, कि इनके बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होते हैं। सेकंड रीजन है कार्बन कार्बन इज नॉन पोलर, जैसा कि आप जानते हैं, और ये वीकली पोलर है, सो इट इज नॉट इजिली अटैक्स बाय इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स अंडर नॉर्मल कंडीशंस। इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स का अटैक करने के लिए कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन दोनों बॉन्ड्स में एक पोलैरिटी डिफरेंस होना चाहिए। पोलैरिटी डिफरेंस के कारण वो बहुत ज्यादा टेंडेंसी हो जाती है उनकी कि उन पे इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करें। ऐसा यहाँ पे कोई केस नहीं है। तो एल्केन्स इसीलिए इन दो रीजंस की वजह से बहुत ज्यादा स्टेबल। कमिंग ऑन टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन।
melting point increases with increase in molecular mass, easy, like boiling point. The alkane having even carbon atoms have more melting point than odd carbon atoms. This is the new point. जिन भी alkane में even number of carbon atoms होंगे उनका melting point ज्यादा होगा odd number of carbon atoms. लेकिन यहाँ point ये याद रखना कि मॉलिकुलर वेट कंपेरेबल होना चाहिए उन दो जिनका कंपेयर कर रहे हो, इवन और कार्बन एटम. जो भी दो कंपाउंड होंगे, एक में इवन होगा एक में ऑड होगा, अगर उन दोनों में कंपेरेबल मॉलिकुलर मास है देन जिस भी एल्केन में इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट उस वाले कंपाउंड से ज्यादा होगा जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे. इसका रीजन क्या है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं क्रिस्टल के डिपेंड नॉट ओनली अपॉन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल. सिर्फ साइज पे डिपेंड नहीं करते, साइज मतलब मॉलिकुलर मास पे सिर्फ डिपेंड नहीं करते, किस पे डिपेंड करते हैं, ये क्रिस्टल लेटाइस में कैसे फिट हुआ है वो मॉलिक्यूल, उस पे भी डिपेंड करते हैं. इसका मतलब क्या है, पैकेजिंग पे भी डिपेंड करते हैं, कितनी वेल डिफाइंड ऑर्डर्ड वेल ऑर्गेनाइज्ड पैकिंग है और कितनी कॉम्पैक्ट पैकिंग है. जितनी कॉम्पैक्टेड पैकिंग होगी उतना ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट भी होगा. कंपेरेबल मॉलिकुलर मास के हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें एन पेंटेन और एन हेक्सेन का कंपेरेबल मॉलिकुलर मास है, लेकिन इनमें मेल्टिंग पॉइंट किस चीज से डिसाइड होगा, इसमें हम मेल्टिंग पॉइंट डिसाइड होगा हाउ वेल इज द पैकिंग. तो रूल क्या है कि ऑड इवन वाला पेंटेन में एन पेंटेन में 5 है और एन हेक्सेन में 6 है, तो हमें आंसर तो पता है कि इस वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा हेक्सेन का पेंटेन से. लेकिन रीजन क्यों ऑड वालों के जो टर्मिनेटिंग कार्बन होते हैं, ये कार्बन और ये कार्बन, ये सेम साइड पे होते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर कॉम्पैक्टेड नहीं बन पाता है. और हेक्सेन में वो अपोजिट होते हैं, इसकी वजह से स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट बन पाता है. इस लाइन का मतलब ये है, बोथ मिथाइल ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड. दैट्स व्हाट लाइन इज saying. There is an importance of these both lines. Both methyl groups are on opposite side, which makes the structure more compact, more efficient, more well organized, more well fit in the crystal lattice, which increases the melting point. So we have completed our physical property. Let's move on to chemical properties. And first chemical property is oxidation, in which we have combustion reaction or complete combustion reaction. And it is a very important reaction. So the generalized combustion reaction for alkane is CnH2n plus 2 plus 3 times n plus 1 whole divided by 2 oxygen gives us n times carbon dioxide plus n plus 1 times H2O plus Q. Q means heat released. As it is a combustion reaction, the heat will be released and delta H will be negative. By substituting the value of n, suppose I substitute the value of N1, so here we will get methane CH4 plus, if we substitute 1 here, we will get 2O2, 2 times oxygen, that will give us n times n is 1 CO2 प्लस N1 पुट कर देंगे यहाँ, तो 2H2O मिल जाएगा हमें, और सम अमाउंट ऑफ हीट तो अपनी रिलीज होगी, उसको हम एज इट इज प्लस Q लिख देंगे. ठीक है, तो आप देख सकते हैं अपनी इक्वेशन बैलेंस्ड भी है. तो हम अगर n की डिफरेंट वैल्यूज डालते जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे डाली तो 1, तो यहाँ पे अपन को CH4 मिल गया और CH4 की कंबशन मिल गई. हम अगर आप N2 डाल देंगे तो आपको इथेन की कंबशन मिल जाएगी. तो अगर आप इस को याद कर लेते हैं तो आपको सारी जितने भी एल्केन्स हैं सबकी कंबशन रिएक्शन याद हो जाएगी एक बार में. स्पेशल केस ऑफ कंबशन रिएक्शन. व्हाट्स स्पेशल केस ऑफ कंबशन रिएक्शन? कंबशन रिएक्शन के स्पेशल केस होते हैं कुछ, उनसे डील कर लेते हैं हम. व्हाट आर द स्पेशल केसेस ऑफ कंबशन रिएक्शन? फर्स्ट इज इनकम्प्लीट कंबशन रिएक्शन. इनकम्प्लीट कंबशन रिएक्शन, द नेम इटसेल्फ इज सेइंग, नाम से ही पता चल रहा है कि इनकम्प्लीट मतलब किसी ना किसी की कमी होगी. तो इनकम्प्लीट कंबशन रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई होती है. लिमिटेड मतलब ऑक्सीजन इज नॉट इन एक्सेस so that the combustion reaction can be completed.
लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन लीड्स combustion reaction to incomplete combustion reaction. Limited supply of oxygen. So limited supply of oxygen जब भी होगा तो हमारी combustion reaction ये वाली नहीं हो रही होगी, ये वाली combustion reaction नहीं हो रही होगी. कौन सी combustion हो रही होगी? Incomplete supply of oxygen में ये दो, और CH4 और O2 मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे होंगे और कार्बन ब्लैक बना रहे होंगे. ये दोनों साइमल्टेनियसली हो रही होंगी जब incomplete combustion reaction होगा. That 2CH4 plus 3O2 gives us 2CO plus 4H2O, and CH4 plus O2 gives us carbon plus 2H2O. And what's this carbon? This is called carbon black and it is used in painting. So you must memorize this thing. This is here C is carbon black and it's used in painting. The question may be asked where they will give this reaction and they will ask for which this carbon is used. So you must remember that it is used for painting. It's in NCERT. And nowadays NCERT questions are directly asked in mains and NEET. So you must remember. And in JEE Advanced also they are asking somewhat theoretical question at some places. Not at all places but at some places. So you must remember these small things. I am focusing on these small things. Some more important cases of oxidation. Cases of oxidation. 2CH4 plus O2 gives us 2CH3OH. Now this is the important case जिधर पे मिथेनॉल फॉर्म हो रहा है, लेकिन वही कंडीशन नहीं तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, मतलब कंप्लीट कंबशन हो जाता है अगर ऑक्सीडेशन नहीं होती. तो यहाँ कंडीशन है, इस रिएक्शन मिथेनॉल फॉर्म करने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? रेड हॉट कॉपर और आयरन ट्यूब होना चाहिए विथ हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर. हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर रेड हॉट कॉपर एंड आयरन ट्यूब में अगर हम CH4 और O2 को रिएक्ट कराएंगे तो मिथेनॉल बनेगा. तो क्या बनेगा? अपना मिथेनॉल बनेगा. अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में कराते तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन ब्लैक बनता, और अगर लिमिटेड सप्लाई और एक्सिस मतलब पूरी सप्लाई होती ऑक्सीजन की तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता. हाँ, अब एक कंडीशन और है. अगर हम कार्बन मीथेन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराएंगे और हम चाहें कि हमें फॉर्मेल्डिहाइड चाहिए, HCHO. व्हाट इज HCHO? इट्स फॉर्मेल्डिहाइड. स्ट्रक्चर क्या होता है HCHO का? ये होता है HCHO का स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज H. दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड स्ट्रक्चर. अगर हम मोलिब्डेनम ऑक्साइड को 230 डिग्री C और 100 atm प्रेशर पे ये रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड और वाटर बन रहा होगा. फॉर्मेल्डिहाइड और वाटर बन रहा होगा. तो कंबशन रिएक्शन हमने देख ली. कंबशन रिएक्शन में पहली क्या होती है? हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जब ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई, ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई होती है. जब लिमिटेड सप्लाई होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन ब्लैक बन रहा होता है. जब हमारे पास रेड हॉट कॉपर और आयरन ट्यूब एंड हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर वाली कंडीशन होती है तो हमारे पास मिथेनॉल बन रहा होता है. और जब हमारे पास मोलिब्डेनम ऑक्साइड 230 डिग्री C 100 atm प्रेशर पे होता है तो हम फॉर्मेल्डिहाइड बना रहे होते हैं. सो यू मस्ट रिकॉग्नाइज ऑल द 4 केसेस बाय हार्ट. नाउ हियर कम्स वन मोर इम्पोर्टेंट केस. नाउ आप सबको पता है, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि एल्केन्स जो होते हैं वो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं. मींस दे आर एज यू नो दे आर पैराफिन्स. दे आर लेस रिएक्टिव. और लेस रिएक्टिव होने का दो कारण है, क्योंकि वो नॉन पोलर भी होते हैं, उनके पास स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड भी होते हैं. तो दो कारण है हमारे पास. तो लेकिन मैंने ये आपको पहले बताया था इसी वीडियो में, आपको याद होगा कि ऑर्डिनरी कंडीशंस पे एल्केन रिएक्ट नहीं करते हैं. लेकिन अगर कंडीशंस अपन फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, फेवरेबल कंडीशंस का मतलब हम बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एट नॉट एन ऑर्डिनरी कंडीशन, एट एक्सट्रीम कंडीशंस, तो हम एल्केन्स को रिएक्ट करवा सकते हैं, बॉन्ड्स ब्रेक कर सकते हैं. तो ऐसे ही हुआ है. टर्शरी एल्केन्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू टरकरी अल्कोहल्स ऑन रिएक्शन विद KMnO4. जो टर्शरी होते हैं उनका KMnO4 के साथ रिएक्शन अल्कोहल देता है. हुआ क्या इस रिएक्शन में? ये वाला H ब्रेक हो गया, ये वाला H ब्रेक हो गया, ये वाला CH बॉन्ड ब्रेक हो गया.
क्यों ब्रेक हुआ? क्योंकि KMnO4 ने इस वाले बॉन्ड को ऑक्सीडाइज कर दिया और यहाँ पे OH लगा दिया। ऑक्सीडेशन हुआ ना यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है ना इस प्लेस पे, कार्बन वाली प्लेस पे। तो क्या कर रहे हैं हम, KMnO4 बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। फेवरेबल कंडीशंस हैं, तो जब फेवरेबल कंडीशंस होंगी तो टर्शरी जो अपना एल्केन होगा वो टर्शरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ वी हैव कवर आवर फर्स्ट reaction, that is oxidation. Now coming on to substitution reaction, important है। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन हमारी हेलोजेंस के साथ होती है। हेलोजेंस क्या होते हैं अपने? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, RH that is alkane plus X2 that is halogen gives us RX plus HX। सब्स्टिट्यूशन हो गया, यहाँ पे X का सब्स्टिट्यूशन हो गया H की जगह। तो दैट्स व्हाई these reaction are known as substitution reaction। Which reaction? Halogenation। Reaction takes place in presence of UV ultraviolet light और elevated temperature। reactivity order, हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये तो रिएक्टिविटी ऑर्डर बताओ। अगर मैं मान लूं कि मेरे पास जो RH है वो मेरे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब अगर इथेन है तो इथेन ही है, मिथेन है तो मिथेन ही है, और अपन X2 वेरी कर सकते हैं। X2 वेरी अगर अपन करेंगे तो अपना रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? फ्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन। ये होगा अपना रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर हमारा एल्केन फिक्स है। लेकिन हम मान लें कि हमारा ये जो हेलोजन है वो फिक्स है, हेलोजन को चेंज नहीं कर रहा, मैंने मान लिया कि मैं क्लोरीन के साथ ही खेल रहा हूँ, क्लोरीन ही है यहाँ पे, X की क्लोरीन है और मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ RH। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा इस रिएक्शन का? तो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो चेंज हो रहा है उसके हिसाब से डिसाइड होगा। चेंज क्या हो रहा है? एल्केन। एल्केन क्या हो सकती है? या तो टर्शरी होगा एल्केन, या सेकेंडरी होगा, या प्राइमरी होगा। तो उसमें भी टर्शरी एल्केन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, देन सेकेंडरी एल्केन की, देन प्राइमरी एल्केन की। सो ये दो केसेस आप याद रखना, इनसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मदद मिलने वाली है एग्जाम्स में। तो हम हेलोजिनेशंस को और डीप में कवर कर लेते हैं, एक एक हेलोजन को ले लेते हैं। सबसे पहला हेलोजन जो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी शो करता है जब एल्केन फिक्स होता है वो क्या होता है? अपना फ्लोरीन। तो जब X फ्लोरीन होगा तो रिएक्शन इज कॉल्ड फ्लोरीनेशन। व्हेन X इज फ्लोरीन रिएक्शन इज फ्लोरीनेशन। इतना रिएक्टिव होता है कि अपन की जो रिएक्शन होती है वो यूवी या फिर अपन को सनलाइट या फिर अपन को कोई टेम्परेचर देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, रिएक्शन डार्क में हो जाती है, बहुत एक्सप्लोसिवली होती है। फ्लोरीन इज सो रिएक्टिव। फ्लोरीनेशन कैन बी अचीव्ड विदाउट वॉयलेंस व्हेन एल्केन इज ट्रीटेड विद फ्लोरीन डाइल्यूटेड विद इनर्ट गैस लाइक नाइट्रोजन। फ्लोरीनेशन हमारा अगर हमें चाहिए है कि वॉयलेंस ना हो, फ्लोरीनेशन में कम आवाज हो, तो हम फ्लोरीन को डाइल्यूट कर सकते हैं इनर्ट गैस के साथ। इनर्ट गैस अपनी नाइट्रोजन यूज कर सकते हैं। नाइट्रोजन इज इनर्ट एलिमेंट, क्यों? क्योंकि उसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। हम रिएक्शन देख लेते हैं यहाँ पे। बाय द एक्शन ऑफ HgF2 ऑन ब्रोमो और आइडो डेरिवेटिव्स। HgF2, यहाँ पे HgF2 फ्लोरीन प्रोवाइड कराएगा, तो ये रिएक्शन है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। फ्लोरीन I को रिप्लेस कर देगा, C2H5F बन जाएगा और खुद HgI2 प्रेसिपिटेट कर जाएगा, सिल्वर आयोडाइड प्रेसिपिटेट कर जाएगा। यहाँ C2H5I प्लस HgF2 gives us C2H5F प्लस HgI2। इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिएक्शन आपको बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए, बाय हार्ट। और ये तो फ्लोरीन की रिएक्शन इकलौती है, ये तो आपको याद होनी ही चाहिए। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, that is when X is chlorine, the reaction is called chlorination। chlorination तो हमारे पास मिथेन होगा, अगर हम उसका Cl2 से रिएक्ट कराएंगे तो अपन एक H रिप्लेस हो जाएगा और CH3Cl बन जाएगा। अब हम बोले इस CH3Cl को हम Cl2 से फिर रिएक्ट करा दें तो क्या होगा? आप बोलोगे कि एक और H रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह एक और Cl सब्स्टिट्यूट हो जाएगा।
CH2Cl2 बन जाएगा। फिर मैं बोलूं फिर से मैंने Cl2 से रिएक्ट करा दिया, फिर एक और H सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा और Cl सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, CHCl3 बन गया। फिर Cl2 से रिएक्ट करा दिया, फिर CCl4 एक और H सब्स्टिट्यूट, एक और H को हटा के Cl सब्स्टिट्यूट करा दिया। तो हो क्या रहा है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, हम H को हटा के क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ देखने वाली है, लेट मी इरेज इट। If we study this first point, the monochloro derivative of alkane is obtained by taking alkane in large excess. मोनोक्लोरो डेरिवेटिव का मतलब क्या है? अच्छा मैं बोलूं आपसे, मैंने CH4 और Cl2 का रिएक्शन कराया, मैं बोलूं कि CH4 और Cl2 का रिएक्शन करा के मेरे को ये मिल रहा होगा, फिर मेरे पास क्लोरीन तो है ही, जब मैं रिएक्शन करा रहा हूँ तो मेरे को ये भी मिल रहा होगा, और फिर Cl2 हमारे पास रिएक्शन में तो फिर ये भी मिल रहा होगा, Cl2 है तो मैं ये भी मिल रहा होगा, तो ये सारे प्रोडक्ट मिल रहे होंगे। मैं चाहूं कि मेरे को ये वाला कंपाउंड मिले एक्सिस में, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव जो है, ये मोनोक्लोरो डेरिवेटिव जो है, यही वाला कंपाउंड मेरे को मिले एक्सिस में, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो हमारे पास है, हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या हमारे पास कंडीशन है कि हमारे पास एल्केन अगर एक्सिस में होगा, एल्केन CH4 अगर एक्सिस में होगा हमारे पास, तो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव हमारा एक्सिस में होगा। क्यों एक्सिस में होगा? आप अगर सोचो ऐसा क्यों हो रहा है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। हमारे पास CH4 एक्सिस में, यहाँ पे मिनट, हमने CH4 एक्सिस में लिया हुआ है, what we have taken CH4 in axis, हमने इसको एक्सिस में लिया हुआ है। अब हमारे पास रिएक्शन जब हम Cl2 से करा रहे हैं, Cl2 से करा रहे हैं CH4 की, तो हमें मिल तो ये सबरे रहे हैं, CH3Cl भी मिल रहा है, CH2Cl2 भी मिल रहा है, CHCl3 भी मिल रहा है, CCl4 भी मिल रहा है, लेकिन आपको पता है कि अब Cl2 जो है, जब ये सब बन गया होगा, जब एक बार रिएक्शन होके CHCl3 भी बन गया होगा, CHCl2 भी बन गया होगा, CHCl3 भी बन गया होगा, CCl4 भी बन गया होगा, तब हमारे पास ये सारे चीजें होंगी, सारे होंगे, CHCl2, CHCl3, CCl4, CH3Cl, CH4, ये सब होगा। लेकिन हमारे पास एक्सिस में तो CH4 ही होगा ना, और जब एक्सिस में कोई चीज होती है तो उससे रिएक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्लोरीन की ज्यादा होगी, जो चीज एक्सिस में होगी उससे रिएक्शन भी ज्यादा होगी, तो अगर उससे रिएक्शन ज्यादा होगी तो अपना मोनोक्लोरो डेरिवेटिव भी ज्यादा बन रहा होगा, तो दैट्स द रीजन। और अगर सेकंड पॉइंट हम आते हैं, हम चाहें कि ये सारे प्रोडक्ट बने, हम चाहें कि ये सब कुछ बने, हम चाहते हैं कि ये सब कुछ बने, तो हमें क्या करना होगा? तो हमें कुछ नहीं करना होगा, बस क्लोरीन को एक्सिस में लेना होगा। When chlorine is in excess, a mixture of mono, di, tri, tetra and perchloro derivatives is obtained. ये सब बनेगा, CH3Cl भी बनेगा, CH2Cl2 भी बनेगा, CHCl3 भी बनेगा, CCl4 भी बनेगा। ऐसा नहीं होगा कोई ज्यादा बनेगा कोई कम ज्यादा बनेगा, सब बन रहा होगा प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, लेकिन कोई भी एक्सेस में नहीं बनेगा। कब? जब हम क्लोरीन को एक्सेस में ले लेंगे। दो केस हैं, या तो हम इसको एक्सेस में लें तो हमारा ये एक्सेस में बनेगा, लेकिन अगर हम इस चीज को एक्सेस में लेंगे तो कोई भी एक्सेस में नहीं बन रहा होगा, सब एज इट इज प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बन रहे होंगे। CHCl3 जो है हमारा क्लोरोफॉर्म होता है, आप याद कर लीजिएगा। नाउ कमिंग ऑन टू द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी में भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछी जाती थी और अभी भी पूछी जाती है। तो मैकेनिज्म क्या है? पहले मैकेनिज्म एज बाय स्टेप्स होनी चाहिए। स्टेप 1 क्या होता है? चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है? जो अपना हेलोजन होता है H2, ये यूवी लाइट या फिर हाई टेम्परेचर के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल में ब्रेक होता है। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल आप जानते हैं? अगर जैसे मैं बोलूं कि ये इन दोनों के बीच में बॉन्ड है, आप जानते हैं जब भी दो कंपाउंड्स के बीच में बॉन्ड होता है, उनके बीच में
तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होते हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ से होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ से होगा। लेकिन 2 टाइप के क्लीवेज होते हैं। क्लीवेज, एक क्लीवेज होता है होमोलाइटिक क्लीवेज, एक होता है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। सनलाइट के प्रेजेंस में X2 का होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। होमोलाइटिक मतलब दोनों पे एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, इस पे भी एक, इस पे भी एक। तो अब जो ये कंपाउंड बनता है X डॉट, इसे बोलते हैं हम फ्री रेडिकल। ये होता है फ्री रेडिकल। तो वही फ्री रेडिकल हमारा यहाँ बन गया। अब दूसरी स्टेप जो है हमारी वो है चेन प्रोपोगेशन स्टेप। एज द नेम सजेस्टिंग प्रोपोगेशन मींस कुछ प्रोपोगेट कर रहा होगा, कोई चीज आगे बढ़ती जा रही होगी। यहाँ पे X फ्री रेडिकल है। आप याद रखिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर जगह फ्री रेडिकल अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल चीज खुद अनस्टेबल है, कोई आदमी तो दूसरे को भी अनस्टेबल करता ही है। तो ये अनस्टेबल आदमी ये स्टेबल एल्केन को परेशान कर रहा है और इसने खुद अपने आप की स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर ली और दूसरे वाले को अनस्टेबल कर दिया और एक एल्काइल फ्री रेडिकल जनरेट कर दिया। एल्काइल फ्री रेडिकल यहाँ पे जनरेट हो गया। लेकिन देखा, खुद अनस्टेबल था, खुद स्टेबल हो गया, दूसरे को अनस्टेबल कर दिया। ऐसे याद कर लीजिएगा आप। एल्काइल फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। एल्काइल फ्री रेडिकल कहा तूने मेरे को डिस्टर्ब किया, मैं तेरे पेरेंट को डिस्टर्ब करूंगा। इसका पेरेंट क्या है? X2 जहां से आया था। इसने इसके पेरेंट के पास गया, इसने उसके साथ बॉन्डिंग कर ली, उसके साथ तो शादी कर ली और उसके पार्टनर को अनस्टेबल कर दिया। देखिए, अब चेन टर्मिनेशन स्टेप इज द लास्ट। जिसमें 2 अनस्टेबल खुद मिलके X2 बन गया। यहाँ पे चेन टर्मिनेट होना चालू हो रही है, जिसमें 2 फ्री रेडिकल मिलके X2 बना रहे हैं। यहाँ पे चेन X2 बन गया, फ्री रेडिकल खत्म हो रहे हैं। फिर RX और R डॉट और X डॉट, मतलब R रेडिकल और X रेडिकल मिलके भी चेन टर्मिनेट कर रहे हैं RX, और R रेडिकल मिलके भी चेन टर्मिनेट कर रहे हैं, बना रहे हैं RR। तो अगर आप यहाँ पे अच्छे से नोट करोगे तो आपको 2 प्रोडक्ट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। क्या है वो 2 प्रोडक्ट एक्स्ट्रा? 2 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक्स्ट्रा, RX और RR। सॉरी, नॉट RX तो हमें बनाना ही था। RX तो हमें बनाना ही था। RX तो हमें बनाना ही था ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। लेकिन RR हमें एक्स्ट्रा बन जाएगा। तो एडवांस या फिर मेंस में कभी पूछ सकते हैं ये RR के बारे में, नीट में भी पूछ सकते हैं ये RR कहाँ से आया, और ये RR के बारे में प्रॉपर्टीज। कभी क्वेश्चन दे देते हैं कि यहाँ पे कुछ आइडेंटिफाई करो, C कुछ एलिमेंट दे देंगे, आइडेंटिफाई करो प्रोडक्ट, यहाँ पे तो RR बन रहे हैं। तो ये एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है, माइनर बन रहा होगा, ये माइनर बन रहा होगा बहुत, लेकिन हाँ बन रहा होगा। मेजर माइनर प्रोडक्ट बहुत पूछे जाते हैं एडवांस में। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट केस, दैट इज व्हेन X इज ब्रोमीन। जब X ब्रोमीन होगा तो रिएक्शन अपनी ब्रोमिनेशन होगी, सेम एज रिएक्शन विथ क्लोरीन, बट not vigorously, it's less vigorously. Here it's, I will correct in my PDF, here it should be less vigorously. It should be less vigorously. रिएक्शन सेम होगी जैसी क्लोरीन के साथ होती है, वैसी ब्रोमीन के साथ भी होगी, बट रिएक्शन थोड़ी स्लो होगी। क्यों स्लो होगी? क्योंकि हम पहले ही से जानते हैं कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, क्लोरीन का ज्यादा होता है ब्रोमीन से। कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ कमिंग ऑन टू फोर्थ केस, एंड इट्स एन इम्पोर्टेंट केस। जब हमारा X आयोडीन होगा तो आयोडाइनेशन हो रहा होगा। इसमें आयोडाइनेशन इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप यहाँ पे आयोडाइजेशन की रिएक्शन अगर देखेंगे CH4 + I2 CH3I + HI दे रहा है, लेकिन यहाँ पे साइन गिब्स का नहीं है, यहाँ पे साइन रिवर्सिबल का है। व्हाट इज रिवर्सिबल साइन शो? और ऐसा क्यों है कि यहाँ पे साइन रिवर्सिबल का है? इसका एक रीजन है, बहुत सॉलिड रीजन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे HI भी फॉर्म हो रहा है इस रिएक्शन में, और HI जो होता है बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जो रिड्यूसिंग एजेंट है पावरफुल, वो CH3I को फिर से रिड्यूस कर देगा CH4 में,
तो अपनी रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी, और फिर रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, फिर CH4+I2 फिर फॉरवर्ड जाएगी। इसलिए ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल रिएक्शन है। हम अपने लास्ट केस पे आ जाते हैं, केस 4, that is an important case when X is iodine, the reaction is called iodination. CH4 plus I2 gives a reversible reaction CH3I plus HI. Now there is an important part. What this reversible sign is showing? Everywhere there is a sign that is showing that this reactants are making product. But this reversible sign, as we know, it says कि reaction दोनों डायरेक्शन में हो रही है। तो CH4+I2 CH3I और HI दे रहे हैं। तो ऐसा हो क्यों रहा है कि रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में भी हो रही है? अगर हम HI को देखें, HI एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? HI पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होने के खातिर CH3I को CH4 में फिर से कन्वर्ट कर देगा, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाने लगेगी। अब बैकवर्ड रिएक्शन जाएगी तो CH4I2 के साथ रिएक्ट करके फिर ये फॉरवर्ड जाएगा। तो ऐसे ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चलती रहेगी। और अगर हम चाहते हैं कि ये रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए तो हमें क्या करना होगा? HI है, HI के साथ ही कुछ करना होगा। तो HI के साथ हम ऐसा क्या करें कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाए? हम एक काम कर सकते हैं, इस HI को कहीं से जैसे ये फॉर्म हो रहा है उसको हटा सकते हैं। जैसे ही HI फॉर्म हो रहा है हम उसको हटा सकते हैं। यहाँ पे HI फॉर्म हुआ, हमने HI की रिएक्शन HiO3 से करा दी और I2 और 3H2O बन गया। तो इससे क्या हुआ कि HI हमारा सेकेंड वाली रिएक्शन में, एज ये फॉर्म हुआ पहली वाली रिएक्शन में, सेकेंड वाली रिएक्शन में डायरेक्टली रिएक्ट कर गया। और सेकेंड चीज एक हम ऐसे भी देख सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड ही जाएगी। आपने लीच-एटलियस प्रिंसिपल पढ़ा होगा। लीच-एटलियस प्रिंसिपल हमारा ये कहता है कि जैसे हमारी HI का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, HI मतलब किसी भी प्रोडक्ट साइड में अगर हमारी कोई भी कंपाउंड है उसका कंसेंट्रेशन अगर कम होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाने लगेगी कि वो वाला कंपाउंड जो है फिर से फॉर्म हो जाए। तो अगर HI का कॉन्सेंट्रेशन जैसे कम होता है वैसे CH3I का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। और HiO3 जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो HI के साथ इजीली रिएक्ट भी कर देता है और I2 भी बना रहा है। तो I2 बनने के कारण क्या हो रहा है? I2 भी बन रहा है हमारा, जहाँ पे I2 की कंसेंट्रेशन भी बढ़ रही है। और I2 की कंसेंट्रेशन बढ़ने का रीजन भी है कि लीच-एटलियस प्रिंसिपल कहता है कि अगर रिएक्टेंट साइड में कोई प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन, रिएक्शन साइड में कोई प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बनेगी तो भी रिएक्शन फॉरवर्ड ही जाएगी। तो दो रीजन हो गए। एक तो हमने क्या किया, HI जैसे ही फॉर्म हुआ हमने HiO3 के साथ रिएक्ट करा दिया, तो HI बचा ही नहीं CH3 के साथ रिएक्ट करने के लिए। सेकेंडली जैसे ही हम HI की कॉन्सेंट्रेशन कम हुई, लीच-एटलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाने लगेगी। और नीचे वाली रिएक्शन में I2 फॉर्म हो रहा है, I2 फॉर्म होने के कारण I2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, I2 की कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ने के कारण ये रिएक्शन फॉरवर्ड ही जाएगी। Iodination may be carried out in presence of an oxidizing agent such as HiO3, HiO4, HNO3, HGO and Iodination may be carried out in presence of an oxidizing agent such as HiO3, HiO4, HNO3, HGO etc. which destroys HI. HI पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आपको बता ही दिया। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हम डिस्कस कर ही चुके हैं। Iodination is very slow because activation energy of reaction is very large. तो यहाँ से हमें एक पॉइंट और पता चलता है कि आयोडाइजेशन के बारे में क्या पता चलता है कि आयोडाइजेशन बहुत ही स्लो प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस क्यों है? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिएक्शन इज वेरी लार्ज। एक्टिवेशन एनर्जी आपने फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ी होगी। एक्टिवेशन एनर्जी जितनी बढ़ाते जाओगे आप रिएक्शन की, उतनी वो रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी या फिर वो रिएक्शन स्लो होती जाएगी। सेकंड, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हेलोजनेशन इज इनहेबिटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हेलोजनेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? Because oxygen reacts with alkyl free radicals to form less reactive peroxyalkyl radical which
कैनॉट प्रोपोगेट दैट चेन। इसका मतलब क्या है, हमारे पास एल्काइल फ्री रेडिकल होता है दैट इज R डॉट, और ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन O डबल बॉन्ड होता है। अब ये सनलाइट के प्रेजेंस में होमोलेटिकली ब्रेक कर देगा अपना एक बॉन्ड, तो यहाँ पे एक डॉट और यहाँ पे एक डॉट आएगा। अब ये एक डॉट टर्मिनेटिंग स्टेप में जब इससे लिंक कर देंगे तो हमारा चेन प्रोपोगेट नहीं हो पाएगा। हेलोजिनेशन इज इनहिबिटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हेलोजिनेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करेंगे तो ऑक्सीजन एल्काइल रेडिकल से रिएक्ट कर जाएगा और हमारे पास लेस रिएक्टिव परऑक्सी एल्काइल रेडिकल आ जाएगा, और लेस रिएक्टिव रेडिकल होने के कारण ये चेन प्रोपोगेट नहीं कर पाएगा और हमें जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है वो तो मिल ही नहीं रहे हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है कि हेलोजिनेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं कराते। एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन एनसीईआरटी की ही रिएक्शन है, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। इससे हम सिर्फ आयोडाइड्स बना सकते हैं, हम ब्रोमाइड्स और क्लोराइड्स नहीं बना सकते। इसका रीजन है alkyl iodides can be prepared conveniently by Finkelstein reaction which involves treating chloro and bromo derivative with NaI in acetone or methanol solution। इसका मतलब क्या है, NaI जो होता है वो एसीटोन में, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए NaI एसीटोन में सॉल्युबल होता है। NaI एसीटोन में सॉल्युबल होता है। अगर हम RCl जैसे अल्काइल क्लोराइड को NaI से रिएक्ट कराएंगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, और क्या होगा, हैलाइड्स का एक्सचेंज हो जाएगा, I माइनस इसके पास आ जाएगा और Cl माइनस इसके पास चला जाएगा, तो Ri बन जाएगा और NaCl हमारा प्रेसिपिटेट हो जाएगा। लेकिन ये रिएक्शन हमारी एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड्स के साथ नहीं हो सकती। हम RBr और RCl नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? बिकॉज हैलाइड एक्सचेंज जो है हमारा NaCl और NaBr इनसॉल्युबल है एसीटोन में। मैंने बताया था एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि NaI एसीटोन में सॉल्युबल है। अब जब हमारा NaCl और NaBr एसीटोन में सॉल्युबल ही नहीं होगा तो हमारी रिएक्शन कैसे होगी? हमारी रिएक्शन हो ही नहीं सकती। तो रीजन क्या है, NaI और NaCl और NaBr आर इनसॉल्युबल इन एसीटोन, दैट्स व्हाई दे डू नॉट अंडरगो फिंकल-स्टीन रिएक्शन। नाउ reactivity selectivity principle, this we will be dealing in next video and it is very important, so I hope you will not miss it. Coming on to nitration, RH plus HNO3 gives us RNO2 plus H2O. There is a slight mistake here, it should be HNO2, NO2। तो होता क्या है नाइट्रेशन में, NO2 का एडिशन कराना होता है हमें, NO2 का एडिशन कराना होता है RH में, जिसमें H हमारा हट के NO2 वाला ग्रुप जुड़ जाता है। कैसे जुड़ता है? वही फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ये होमोलिटिकली क्लीवेज होता है, NO2 फ्री रेडिकल बनाया जाता है, NO2 फ्री रेडिकल हमारा बनता है, और सेम स्टेप जैसे ऊपर हुए थे वैसे ही हमारा NO2 फ्री रेडिकल R फ्री रेडिकल से जुड़ जाता है और हमारा RNO2 बन जाता है, दैट इज नाइट्रोएल्केन। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स Alkane do not react with HNO3, you know they are paraffins, but react with vapors of HNO3 at 450 degrees C. These are extreme conditions. एक्सट्रीम कंडीशंस में मैंने बताया था कि एल्केन जो होगा वो ब्रेक भी हो जाएगा। एल्केन यहाँ पे मैं बोलता हूँ ब्रेक हो गया, तो ब्रेक हो गया CH3 फ्री रेडिकल में, 2 CH3 फ्री रेडिकल बन जाएंगे, और किसी केस में ब्रेक नहीं हुआ तो उसमें C फ्री रेडिकल बन जाएगा, H वाला H फ्री रेडिकल टूट जाएगा। अब HNO2 क्या, कौन सा फ्री रेडिकल जनरेट करेगा? NO2 फ्री रेडिकल जनरेट करेगा। अब ये फ्री रेडिकल्स रिएक्ट करके एक बार इससे रिएक्ट करेगा तो CH3NO2 बन जाएगा, और एक बार इससे रिएक्ट करेगा तो CH3CH2NO2 बन जाएगा, और वाटर तो रिलीज होना ही है, नाइट्रेशन में होता ही है वाटर रिलीज। नाउ दिस रिएक्शन फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। आई हैव टोल्ड यू, अभी बताया मैंने आपको क्या होता है, HONO2 ब्रेक होता है लाइट के प्रेजेंस में, फिर RH फ्री रेडिकल इसको परेशान करके R फ्री रेडिकल बनाता है, फिर R फ्री रेडिकल इसके साथ फिर से एक फ्री रेडिकल जनरेट करेगा, फिर यहाँ पे टर्मिनेशन होना चालू हो जाएगा। ये मैं आपको ऊपर ही समझा चुका हूँ ऊपर वीडियो में। तो
आप मैकेनिज्म एक बार देख सकते हैं, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन सेम एज नाइट्रेशन, फ्यूमिंग H2SO4 और ओलियम H2H2O7। ओलियम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा ओलियम का फॉर्मूला H2H2O7। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तब ओलियम को भी हम लेंगे और इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे। हमारे पास यहाँ पे सल्फोनेशन है। सल्फोनेशन टर्शरी हाइड्रोजन ग्रेटर देन सेकेंडरी हाइड्रोजन ग्रेटर देन प्राइमरी हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर सल्फोनेशन, टर्शरी हाइड्रोजन ग्रेटर देन सेकेंडरी हाइड्रोजन ग्रेटर देन प्राइमरी हाइड्रोजन, टर्शरी एल्केन ग्रेटर देन सेकेंडरी एल्केन ग्रेटर देन प्राइमरी एल्केन। सल्फोनेशन का रिएक्टिविटी ऑर्डर, यहाँ पे हम सल्फोनेशन रिएक्शन देख सकते हैं, जहाँ पे ये वाला जो H होगा वो फ्री रेडिकल जनरेट करेगा। कहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट कर रहा होगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट कर रहा होगा, ये वाला फ्री रेडिकल इस कार्बन के ऊपर, और यहाँ से ये होमोलिटिकली क्लीवेज S पे फ्री रेडिकल आएगा और ये दोनों फ्री रेडिकल मिलके ये वाला स्ट्रक्चर बना देंगे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द concept of free radicals mechanism. Now coming on to next chemical property, that is pyrolysis or crackling. Now what basically is pyrolysis or crackling? When alkanes are heated to 500 to 700 degrees C. There is a mistake. This is 700 degrees C, not 7000. We must correct it. It is 7000 degrees C. They are decomposed into lower hydrocarbons. जो हायर एल्केन्स होते हैं, हायर एल्केन्स मतलब C5, C6, C7, जब उनको हम हीट करते हैं 500 से 700 डिग्री C पे, तो वो रिएक्शन जो होती है उसको हम बोलते हैं पायरोलिसिस। और पायरोलिसिस का यूज हमारा कहाँ पे होता है? पेट्रोलियम इंडस्ट्री में। और पेट्रोलियम इंडस्ट्री में हम पायरोलिसिस को क्रैकलिंग भी बोलते हैं। क्रैकलिंग is used for manufacture of petrol gas, oil gas etc. ये आप याद कर सकते हो। मैकेनिज्म वही फ्री रेडिकल क्या होता है, एन ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन से हमारा 1 ब्यूटीन बन रहा होगा, 2 ब्यूटीन बन रहा होगा, 3 इथेन बन रहा होगा, इथीन बन रहा होगा, प्रोपीन बन रहा होगा, मीथेन बन रहा होगा, हाइड्रोजन बन रहा होगा। हमारा जो ब्यूटेन होता है वो कैसा होता है? कार्बन 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 कार्बन। अब इस कार्बन पे पायरोलिसिस, यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट हो सकता है, यहाँ पे फ्री रेडिकल। अब इन दोनों जगह पे फ्री रेडिकल जनरेट होगा तो इन दोनों में अगर अपन बॉन्ड बना देंगे तो अपना ब्यूटीन बन जाएगा। और अगर इन यहाँ पे अगर एक जनरेट होगा फ्री रेडिकल और यहाँ पे एक जनरेट होगा, तो अगर हम इनका बॉन्ड बना देंगे तो हमारा 2 ब्यूटीन बन रहा होगा। ऐसे ही करते करते अगर हमारा ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और कार्बन कार्बन बचेगा बस, तो हमारा इथेन बन रहा होगा। ऐसे ही हम बाकी फ्री रेडिकल्स बना के बाकी सारे भी जनरेट करा सकते हैं। और हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्री रेडिकल्स लिबरेट हो ही रहे होंगे इसमें। हाइड्रोजन फ्री रेडिकल जब यहाँ पे कार्बन पे फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा होगा तो एक हाइड्रोजन रेडिकल ही जा रहा होगा। जब ये फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा होगा तो जब 2 हाइड्रोजन मिल जाएंगे तो हमारा H2 बन जाएगा। तो ये हमारी पायरोलिसिस ऐसे खत्म। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है हमारी, दैट इज साइक्लाइजेशन और एरोमेटाइजेशन। साइक्लाइजेशन और एरोमेटाइजेशन, इसे डीहाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं क्योंकि हाइड्रोजन का यहाँ पे लिबरेशन होता है, और हाइड्रोफॉर्मिंग भी बोलते हैं क्योंकि हाइड्रोजन फॉर्म हो रही होती है। अनब्रांच्ड हायर एल्केन्स from 6 to 10 carbon atoms when heated in presence of oxides of chromium, molybdenum, vanadium on Al2O3 support at 500 degrees C, aromatic hydrocarbons are formed. हमारे पास कंडीशन है जब हमारे पास इनकी ऑक्साइड्स होंगी Al2O3 सपोर्ट पे, तो और टेम्परेचर हमारा 500 डिग्री सी होगा तो हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन फॉर्म हो रहे होंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, मैं अभी बोल देता हूँ इंपॉर्टेंट है ये। एन हेक्सेन 6 कार्बन एटम होते हैं, बेंजीन बना देता है, Cr2O3 Al2O3, बहुत बार मेंस में क्वेश्चन आ चुका है। ये क्या होगा? हाइड्रोजन का
वो कराएंगे, हाइड्रोजन का लिबरेशन कराएंगे। यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन भी निकल लिबरेट हो रही होगी, इसके साथ हाइड्रोजन भी लिबरेट हो रही होगी। ये लर्न करना है। ऑक्टेन 8 कार्बन एटम्स होते हैं, तो 2 बन सकता है, या तो ऑर्थोजाइलिन बनेगा या इथाइल बेंजीन बनेगा। पहले 6 कार्बन एटम से हम पहले 6 कार्बन एटम से हम बेंजीन बना देंगे। पहले 6 कार्बन एटम से हमारी बेंजीन तैयार हो गई। अब ऑक्टेन में 8 होते हैं, हमारे 2 बचे, वो 2 कैसे जुड़ सकते हैं? या तो कार्बन और कार्बन यहाँ जुड़ जाए तो हमारा ये बन गया, या तो वो अपोजिट वाले पे जुड़ जाए तो हमारा ये बन गया। एक होमवर्क है, ओ जाइलिन का मतलब पता करके आना है। व्हाट डज ओ स्टैंड फॉर? जाइलिन तो नाम है स्ट्रक्चर का। व्हाट डज ओ स्टैंड फॉर? आई विल गिव यू द नेम। ओ का मतलब ऑर्थो होता है, लेकिन ऑर्थो का मतलब क्या होता है ये आपको पता करके आना है। क्लोरो सल्फोनेशन और रिएक्शन विद SO2 and Cl2। क्लोरोसल्फोनेशन और रिएक्शन विद SO2 और Cl2, ठीक है। इस रिएक्शन का नाम रीड्स रिएक्शन भी होता है। When propane reacts with SO2 and Cl2 in presence of ultraviolet light, then propyl sulfonic chlorides are formed। तो प्रोपेन का रिएक्शन SO2 और Cl2 से सबसे पहले क्या होगा? SO2 और Cl2 एक दूसरे को रिएक्ट करेंगे, फिर SO2 और उनका जो प्रोडक्ट बनेगा वो इसके साथ रिएक्ट करेगा और हमें क्या मिल जाएगा? CH3 CH2 CH2 SO2 Cl और HCl। ये बनेगा प्रोपेन सल्फोनिल क्लोराइड। प्रोपेन सल्फोनिल क्लोराइड जो होता है ये यूज आता है अपन का डिटर्जेंट फॉर्म करने में। कैसे? द प्रोसेस इज यूज्ड इन द कमर्शियल फॉर्मेशन ऑफ डिटर्जेंट। जो प्रोपेन सल्फोनिल क्लोराइड होगा, जो कि ये वाला स्ट्रक्चर है CH3 CH2 CH2 SO2 Cl, हम इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वाटर का जो OH होगा वो Cl को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देगा और प्रोपेन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। प्रोपेन सल्फोनिक एसिड क्या है? यहाँ पे Cl की जगह OH लगा दीजिए। और जो प्रोपेन सल्फोनिक एसिड होगा, एसिड मतलब वो H+ दे सकता है, H+, तो H+ लिबरेट कर देगा वो एसिड। कब लिबरेट करेगा? NaCl की प्रेजेंस में। NaCl की प्रेजेंस में H+ लिबरेट करके वहां पे Na+ आ जाएगा, और Na+ आ गया तो मतलब वो सॉल्ट बन गया। सॉल्ट बन गया किसका? सोडियम का। सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, वो क्या होता है? डिटर्जेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड इज डिटर्जेंट। Now coming on to our last reaction of alkanes, and we will sum up the chapter by this, that is isomerization. You have all heard of isomerization. Let's study it. Lower alkanes are not isomerized, but butane or higher number of alkanes, if heated with aluminium chloride at high temperature, then they are converted into stable isomers by rearrangement reaction। rearrangement reaction जब हम कार्बोकेटायन पढ़ रहे होंगे तो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। rearrangement reaction बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अभी हमें सिर्फ ये देखना है हमारी आइसोमराइजेशन क्या होता है। आइसोमराइजेशन जो हमारा एन ब्यूटेन है वो लेस स्टेबल होता है, लेकिन जो हमारा आइसोब्यूटेन है वो हमारा इससे ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेन नंबर बहुत ज्यादा होता है आइसोब्यूटेन का इससे, और जिनका ऑक्टेन नंबर ज्यादा होता है वो गुड फ्यूल्स होते हैं। AlCl3 और 400 डिग्री C पे अगर हम इसे हीट करेंगे तो जो ये वाला मिथाइल ग्रुप होता है ये यहाँ पे चला जाता है बीच वाले कार्बन एटम पे, और ये बीच वाले कार्बन एटम पे जाते ही ये आइसोब्यूटेन बना देता है। इसकी मैकेनिज्म क्या होती है ये हम कार्बोकेटायन में डील करेंगे। AlCl3 के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये क्या होता है? ये लुईस एसिड होता है हमारा, और बहुत ही काम आने वाला है ये लुईस एसिड AlCl3। आप लुईस एसिड के बारे में एक बार पढ़िएगा, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही बाद में जब हम कार्बोकेटायन डील करेंगे। तो AlCl3 के प्रेजेंस में यहाँ पे आइसोब्यूटेन बन जाता है, और वैसे ही एन ऑक्टेन आइसो ऑक्टेन बन जाता है। ऑक्टेन का सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म है ये।
This reaction is used in petroleum industry to convert unbranched alkane to branched alkane. Unbranched था तो हमने ब्रांच में कन्वर्ट कर दिया, और लोअर ऑक्टेन नंबर टू हायर ऑक्टेन नंबर, और बैड फ्यूल टू गुड फ्यूल मींस हमने अच्छे फ्यूल में कन्वर्ट कर दिया, गुड फ्यूल. थैंक्स, alkane is now completed. I hope you all will complete, and I have given the link of PDF in description, so please go through it. Please go through it. It is very good. It is a very good PDF, and I will give you the questions also, and we will discuss it definitely here only on YouTube, on my channel. First, I want you all to comment your doubts. आप अपने जितने भी डाउट्स हैं आप सारे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सब बताऊंगा. थैंक यू.